नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइन के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी की बात सबसे पहले करते हैं। सुहास एलवाई नाम है इनका और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में अनुशासन की वजह से ही मौत का आंकड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा है और लोग तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन टावर्स में केस आएगा सिर्फ उनको ही सील किया जाएगा। MHA और स्ट्रीट गाइडलाइंस के हिसाब से ही बाजार खुलेंगे और अब रविवार के दिन भी मार्केट खुलने का आदेश दिया जा रहा है। जिलाधिकारी के मुताबिक जिले में अब तक जो भी केस आए हैं उनमें से 42% केस बाहर से आए हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के निवासियों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत लॉकडाउन में बड़ी मात्रा में आर्थिक गतिविधियों को खोलने के बावजूद भी यहाँ पर जो कोविड-19 के बारे में सावधानियाँ बरती गई है वह अत्यंत ही बधाई के लिए पात्र है। जनता इस बात के लिए सेल्फ रेगुलेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर जनता ने अपनाई है। चूँकि अभी अनलॉकडाउन हम लोग कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त आर्थिक गतिविधियों को चालू कर दिया गया है। मात्र कंटेनमेंट जोन्स में जो गतिविधियां संचालित होगी वह नियंत्रित रहेगी। कंटेनमेंट जोन्स को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ में जिन टावर्स में केसेस आएगी उन्हीं टावर्स को मात्र कंटेनमेंट जोन परिभाषित किया जाएगा। और संगम नगरी प्रयागराज के कोविड हॉस्पिटल में पानी न मिलने से नाराज मरीजों के हंगामे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पहले ही सरकारी अमले की खूब किरकिरी हो चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया। प्रियंका वाड्रा ने वायरल वीडियोस को ट्वीट करते हुए यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है और कोरोना के दावों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर हंगामे का वीडियो अपलोड करके लिखा है, जमीन की सच्चाई मुख्यमंत्री जी के प्रचार से एकदम अलग। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में इन सुविधाओं के हाल को सुधारना बहुत जरूरी है। प्रयागराज के कुटवा बनी में जिस तरीके से मरीजों ने अनियमितताओं को लेकर के कोहराम मचाया था, इस मामले को लेकर के पानी है खाने को लेकर के कोहराम मचाया था, इस मामले को लेकर के हम लोगों ने अपने शीर्ष नेताओं तक इस मुद्दे को पहुंचाया था। हम आभारी हैं यूपी कांग्रेस के प्रभारी प्रियंका जी के। उन्होंने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम किया। सरकार के सारे दावे फेल हैं। सरकार ज़मीन पर काम कर नहीं रही है, सिर्फ आसमान में हवाई बात करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से अनियमितताएं बरती जा रही हैं कोविड पेशेंटों के साथ। प्रयागराज के कोविड हॉस्पिटल में पानी न मिलने से नाराज कोरोना संक्रमित मरीजों के हंगामे का मामला अब सरकारी अमले के गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पहले ही खूब कोहराम मच चुका है, लेकिन आज प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद ये मामला सियासी रुख अख्तियार कर चुका है और इस मुद्दे पर सियासत जोर शोर से शुरू हो गई है। जाहिर है विपक्षी पार्टियों को एक वीडियो के बहाने योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। इधर अमेठी में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सोमवार को लोकसभा क्षेत्र अमेठी में सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लापता सांसद से सवाल नाम के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में स्मृति ईरानी को सांसद बनने के बाद महज कुछ घंटे ही अमेठी में बिताने का आरोप लगाया गया है। वहीं पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि अमेठी के सांसद होने के नाते से इस विपरीत वक्त में अमेठी की मासूम जनता आपको ढूंढ रही है। चिपकाए गए पोस्टर में किसी का नाम भी नहीं लिखा है। और यूपी के बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने ही दल के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक ने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर फर्जी तरीके से धार्मिक जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि सांसद ने अपने रिश्तेदार की कंपनी के नाम धार्मिक मेले की 25 बीघे जमीन की रजिस्ट्री करा दी। हम 2010 में ज़मीन लिए थे अपने पत्नी के नाम से।
ये कन्हैया पुत्र धुमाली, उसके पहले इन लोगों की पैतृक ज़मीन थी, ठीक न, डुमराव राज में से पट्टा इन लोगों के नाम से हुआ था। और उस आधार पर ये कन्हैया के लड़के ये भैरव वगैरह से हमने ज़मीन लिया था, ठीक न। फिलहाल हमने उस ज़मीन को, ठीक, एक नेक कार्य के लिए, ठीक न, एक कंपनी के नाम से अब ये ज़मीन आप अपने लिए लिए? हाँ, हम अपने लिए लिए थे। आपने किसको बेचा और कब बेचा ये ज़मीन? अभी एक सप्ताह पहले 10 दिन हुआ, ठीक न। एक विनय कुमार सिंह है डायरेक्टर, एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के नाम से दिया गया है। इधर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने आज मेरठ के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के सभी स्वास्थ्यकर्मी मुस्तैद नजर आए। मंत्री जी ने निरीक्षण के बाद मीडिया से कहा कि अस्पताल में सब कुछ ठीक है। सरकार ने कोविड के फैलाव को रोकने के लिए बहुत मेहनत से, बहुत पूरी ताकत से काम किया और आज उसी का नतीजा ये है कि कोविड का फैलाव को उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी कुछ मिनिमाइज़ कर पाए हैं। आज तक 3000 केसेस उत्तर प्रदेश में नहीं हुए और कोविड के साथ साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज भी चलें और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारी ओपीडी, जिसको कि अभी तक नहीं चल रही है, वो भी चले। हम ये चाहते हैं कि कोविड भी चले, कोविड के पेशेंट का इलाज प्राथमिकता के आधार पे हो और साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रॉपरली चलें। इधर आगरा के मेयर नवीन जैन ने स्मारकों को खोलने की मांग की है और कहा है कि ताजमहल और अन्य स्मारकों को खोलने पर भारत सरकार विचार करे। उन्होंने कहा कि आगरा में टूरिज्म इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई है। यहाँ पर आपको ये बताएं कि कोरोना संकट काल की शुरुआत में मेयर ने ही ताजमहल बंद करने की भी मांग की थी। इसके बाद 17 मार्च से ही आगरा में ताजमहल समेत तमाम स्मारक बंद हैं। आगरा के मेयर नवीन जैन से बात की हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। मार्च महीने में जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज आगरा में आ रहे थे, तब आगरा के मेयर नवीन जैन ने ये मांग की थी कि ताजमहल सहित तमाम जो स्मारक हैं उनको बंद किया जाए और उस मांग को भारत सरकार ने माना था और 17 मार्च को तमाम मॉन्यूमेंट्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तमाम प्रतिष्ठान, बाजार और तमाम चीज़ें खोली जा रही हैं और ऐसे में आगरा के मेयर अब ये मांग कर रहे हैं इन स्मारकों को खोला जाए, क्योंकि बड़ी आगरा की आबादी इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। हमारे साथ मेयर साहब, उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, आप अब तमाम स्मारकों को खोलने की मांग कर रहे हैं और पहले आपने जब बीमारी शुरुआत हुई थी तो आपने बंद करने की मांग की थी। कितना बड़ा असर पड़ रहा है इन मॉन्यूमेंट्स के बंद होने से? देखिए सर, पहले तो अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसे वर्ग के लोगों की चिंता करी जो लोग भूखमरी के कगार पर आ गया था। श्रमिक जो कर्मचारी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से जो नीचे के लोग हैं, बेरोजगार हो गए थे, काम कारोबार न मिलने की वजह से उनके घरों पर चूल्हा जलने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। ऐसे सभी वर्ग के लोगों को राशन किट उपलब्ध कराना, उनको मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराना, ये सब काम किया। अब जैसे मैं आगरा के ताजमहल, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक इमारत तो है ही है, इससे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट जुड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, गार्ड जुड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के लोगों को रोजगार साधन ताजमहल से मिलता है। और लॉकडाउन चूँकि 30 जून तक है और भारत में 30 जून के बाद लॉकडाउन अगर गुण-दोष के आधार पर भारत सरकार निर्णय करे, और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, धीमे धीमे करके जब काम कारोबार, शोरूम सभी खुलने हैं, तो अगर आगे भी स्थिति ठीक रहती है तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि ताजमहल सहित जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं देश में जो हैं, उनको खोलने पर एक बार सरकार विचार करे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। नोएडा में धारा 144 की मियाद 30 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की आवाजाही पर रोक है। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। अपर पुलिस उपायुक्त ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। धारा 144 यानी कि 4 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे कहीं पर तो वो सजा के दायरे में आएगा, गैर कानूनी होगा। भूपेश प्रताप हमारे साथ हैं। भूपेश साहब, इस नए आदेश का मतलब क्या है? देखिए, राज्य में बिल्कुल साफ तौर पे है, जिस तरह से लॉकडाउन
क्योंकि जिस तरह से लगातार धारा 144 लॉकडाउन के अनुसार ही इन लोगों ने बढ़ाई थी। अब क्योंकि लॉकडाउन कल खत्म हुआ है और आज से अनलॉक की शुरुआत हुई है, तो इन लोगों ने यहाँ पर जो पुलिस उपायुक्त है उन्होंने साफ तौर पर अब जो धारा 144 है उसकी म्याद बढ़ाते हुए इसको 30 जून तक कर दिया है। और इससे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की हैं उन्हीं के अनुसार लोगों को कार्य करना होगा। चाहे मैं बात करूं दुकान खुलने की, तो वो 9 बजे से यानी सुबह के 9 बजे से और रात के 9 बजे तक ही दुकान खुलेंगी और रात के 9 बजे से और सुबह के 5 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही जो लोगों की होगी उस पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। उसके अलावा जो कैसा भी सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उस पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होंगे। शादी समारोह जो है उसमें भी 30 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं परमिशन के बावजूद वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। कुल मिलाकर के जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उन्हीं के बारे में अब जो नोएडा पुलिस है उन्होंने आदेश पारित किया है और धारा 144 की जो म्याद है उसको बढ़ाया है। शुक्रिया आपका भूपेश। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आज गोरखधाम एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे रवाना हुई। ट्रेन रवाना होने के पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे फिल्म अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। इस दौरान यात्रा करने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू भी दिखाई दिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घरों से दूर फंस गए थे। बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था लेकिन जा नहीं पा रहे थे। हाथ धोते रहना, ठीक है, संभाल के जा। दूर बैठे रहा, दूरी रखो, गैप रखो, बीच का सीट खाली रखो। तो गोरखधाम एक्सप्रेस के यात्रियों को ऐसे पाठ पढ़ा रहे थे गोरखपुर के सांसद रवि किशन के। दूर रहना है, बीच की सीट खाली रखनी है, बार बार हाथ धोना है। ये कहकर ये बताना उनका मकसद था कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेन भले चल पड़ी हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़कर उसको अमल में लाते रहना है। गोरखधाम एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे गोरखपुर से रवाना की गई। हरी झंडी दिखाते वक्त ही वहां पर कोई बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा था। अब व्यवहारिक तौर पर क्या ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख पाते हैं पूरी यात्रा के दौरान, ये देखना होगा और ये उन लोगों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं।